वेन्स, यानी जो वेन्स का जो एरिया है, ये इसके इनवर्ट यानी आंतरिक तौर पर भी हो सकता है और बाहर साइड भी हो सकता है। एट द पॉइंट व्हेन द issue is serious, the pipe might distend from the rectum and might push to backfill। यानी अगर बात करें, अगर इसको ठीक नहीं किया गया और ये इशू सीरियस हो गया, तो होता क्या है कि जो हमारा रेक्टम है, रेक्टम मीन्स होता है मलाशय, तो मलाशय के बाहर जो है कुछ इसका पार्ट निकल आता है, और जिसको पुश्ड बैक फिजिकली, यानी इसको पीछे की ओर फिर से अंदर की फिजिकली यानी मैनुअल रूप में किया जा सकता है। यानी अगर हम लोग इसका मोटा मोटा हम समझे, तो ये जो वेन्स होती है, यहां पर ब्लड इकट्ठा हो जाता है। अब ब्लड इकट्ठा होने के कारण होता क्या है, पेन होगा। पेन कब होगा, जब स्टूल के दौरान, बैठने के दौरान, स्टैंडिंग के दौरान, स्ट्रॉलिंग के दौरान। और सबसे बड़ी बात कि ये दो तरीके का होता है, या तो पाइल्स जो है आपका अंदर होगा या तो बाहर साइड होगा। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? तो मैं आपको दिखा देता हूं चित्र में। ये आप देखे होंगे, इसमें दो चीजें दिख रही हैं, एक आपका इंटरनल होमोराइड्स और दूसरा आपका दिख रहा है एक्सटर्नल होमोराइड्स। अब ये जो आपका इंटरनल होमोराइड्स है, जब इसमें स्क्रैचेस पड़ते हैं तो इसी से आपका जो है ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग खूनी बवासीर भी बोलते हैं। अगर उसमें ब्लड नहीं आ रहा तो उसको हम लोग वादी बवासीर भी बोलते हैं। तो अब ये आपका स्क्रीन में ये आपका जो ऊपर दिख रहा है रेक्टम है, रेक्टम में हमारा मल इकट्ठा होता है। और होता क्या कि अंदर ये छोटे 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 जो मस्से टाइप होते हैं, यही आपका पाइल्स हो जाती है। ये आपका ब्लड इसके अंदर इकट्ठा हो गया है, और जब ब्लड इकट्ठा हो गया है तो इसमें जब मूवमेंट करने में, चलने में, बैठने में, खड़े होने में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी को हम लोग पाइल्स बोलते हैं। और पाइल्स दो तरीके का होता है, एक तो इंटरनल वाला, एक तो एक्सटर्नल वाला। एक्सटर्नल आप देख रहे होंगे सामने स्क्रीन में, नीचे साइड छोटे 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 पॉइंट्स दे रखे हैं, यहां पर भी आपका ब्लड इकट्ठा हो गया है। और ऊपर वाले में आप देखेंगे कि आपका इंटरनल होमोराइड्स में यहां भी आप ब्लड इकट्ठा हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये होता किस कारण से, तो इसका कुछ अन्य कारण, जैसे मान के चलिए जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन, यानी ये जेनेटिक के भी कारण होता है। जेनेटिक के कारण होता है वीक रेक्टल वेन्स। और कुछ है हमारा जो वॉल्स होती हैं, जिसके कारण हमारे जो पूर्वजों के कारण कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। पुअर मसल टोन इन द रेक्टल रीजन, हमारा जो रेक्टल रीजन है वहां पर पुअर मसल पेन होने के कारण होता है। कॉन्स्टिपेशन के कारण अक्सर होता है। ओबेसिटी के कारण होता है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल के कारण होता है। क्रॉनिक कफ के कारण होता है। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर ये होता है। ओवर यूज ऑफ लेक्सेटिव एंड इनिमास, लगातार पेट साफ करने वाली कोई दवाई खाने पर या उसकी मात्रा ज्यादा यूज करने पर यह प्रॉब्लम होती है। लिफ्टिंग हैवी वेट्स हैबिचुअली, भारी वजन उठाने के कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारे कुछ कारण हैं जिसके कारण ये पाइल्स होता है। अब बात करते हैं, पाइल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला अगर बात करें, इंटरनल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स आर यूजुअली नॉट पेनफुल, but these bleed when they are irritated, such as during the passing the hard stool. They can be classified into 4 grades। ये जो हमारा इंटरनल पाइल्स है, ये जनरली क्या होता है कि पेनफुल नहीं होता, लेकिन ये पेन इसमें तब होता है जब ये इरिटेट होता है। कब? स्टूल पास करने के दौरान। और वो भी आप देखेंगे हार्ड स्टूल, यानी कॉन्स्टिपेशन वाला जब किसी को होगा तो ये इंटरनल पाइल्स ब्लीड करेगा, उस दौरान ये पेनफुल होगा। बाकी ये अंदर ही अंदर बना होता है, लोगों को नहीं पता चलता। दूसरा जो पाइल्स है वो है आपका एक्सटर्नल पाइल्स। एक्सटर्नल पाइल्स प्रेजेंट एज द स्वेलिंग आउटसाइड द एनस। इट क्रिएटेड इरिटेशन एंड इचिंग। दे कैन बी पेनफुल समटाइम्स एंड यूजुअली डू नॉट ब्लीड। ये आपका एक्सटर्नल पाइल्स है। ये भी जो है स्वेलो हो जाता है आउटसाइड द एनस, हमारे एनस के बाहरी दीवार पर। इट क्रिएटेड इरिटेशन एंड इचिंग, इस दौरान क्या होगा, खुजली होगी और इरिटेशन होगा। दे कैन बी पेनफुल समटाइम्स एंड यूजुअली नॉट ब्लीड। ये जो है दर्दनाक होता है और इसमें जल्दी ब्लड नहीं आता, यूजुअली डू नॉट ब्लीड।
अब ये है आपका इंटरनल पाइल्स जो अंदर दिख रहा है, और बाहर है आपका एक्सटर्नल पाइल्स। अंदर वाला क्या करता है कि ये जल्दी पेन नहीं क्रिएट करता, लेकिन जब हार्ड स्टूल होगा तो उस दौरान ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब हार्ड स्टूल होने के कारण इसमें स्क्रैचेस लगेंगे, और स्क्रैचेस लगने के कारण इससे ब्लीड होना शुरू हो जाएगा इंटरनल वाले से। आउटसाइडर वाले से क्या होगा कि ये इसमें खुजली होगी, इरिटेशन होगा, मगर जनरली क्या करेगा, ये ब्लीड नहीं करता। लेकिन बाहर वाले में क्या होगा, बैठने में, चलने में, उठने फिरने में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब इसको भी चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, होमोराइड्स को। तो इसमें ग्रेड वन का होमोराइड्स, तो ग्रेड वन होमोराइड्स आर स्मॉल स्वेलिंग ऑन द इनसाइड लाइनिंग ऑफ द एनस। ये सामने आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, राइट साइड में, कि ये अंदर ही अंदर ये बना होता है। दे कैन नॉट बी सीन और फेल्ट फ्रॉम आउटसाइड द एनस। यानी हमारे ये एनस के आउटसाइड से इसको आप ना देख सकते हैं, ना इसको आप महसूस कर सकते हैं। यानी एक बहुत छोटा, यानी प्राइमरी स्टेज जो है हो गई हमारे पाइल्स की। सेकेंड है ग्रेड टू। इस दौरान क्या होता है, होमोराइड्स आर पार्शियली पुश्ड आउट फ्रॉम द एनस व्हेन यू गो टू द टॉयलेट बट क्विकली रिट्रैक्ट बैक इनसाइड अगेन। जब भी आप टॉयलेट जाएंगे और आप जोर लगाएंगे, उस दौरान ये क्या होगा, बाहर निकल आता है, लेकिन जैसे ही आप फ्री होंगे तो ये फिर अंदर पहुंच जाएगा अपने रिट्रैक्ट बैक इनसाइड अगेन, यानी एनस के अंदर फिर वो अपनी स्थिति में पहुंच जाएगा। यानी ग्रेड वन में क्या बोला गया कि ये ना इसको महसूस किया जा सकता है और ना इसको देखा जा सकता है, ये हमारे आउटसाइड द एनस। और सेकंड स्टेज क्या है कि जब हम मोशन की ओर जाते हैं तो कुछ पार्ट हमारा निकल आता है, लेकिन जब हम फ्री हो लेते हैं तो ये रिट्रैक्ट बैक हो जाता है, फिर से अपने अंदर चला जाता है। अब जो हमारा थर्ड ग्रेड है उसको हम लोग समझेंगे। मेनली चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो थर्ड ग्रेड में क्या, आर हैंग आउट फ्रॉम द एनस एंड आर फेल्ट एज वन आर मोर स्मॉल soft lump that hung from the anus. However, they can be pushed back inside the anus with finger. यानी अगर बात करें, ये कई सारे लम्प्स होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट लम्प, वही लम्प्स का मन स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड, जिसके अंदर ब्लड भर जाता है तो जिसके कारण वो बाहर निकल आते हैं। और हाउएवर दे कैन बी पुश्ड बैक इनसाइड द एनस विद फिंगर। इसको फिंगर के द्वारा एनस के अंदर पुश्ड बैक किया जाता है, अंदर कर दिया जाता है। ग्रेड थ्री वाली कंडीशन में पेशेंट पहुंच गया। अब ग्रेड फोर की कंडीशन में क्या होता है कि परमानेंटली हैंग आउट फ्रॉम विद इन द एनस, कैन नॉट बी पुश्ड बैक इनसाइड, दे कैन बी समटाइम्स बिकम क्वाइट लार्ज। ये इस दौरान क्या होता है कि ये बहुत बड़ा हो जाता है हमारा मस्सा, और होता क्या है कि इसको आप चाहे जितना फिंगर से अंदर करेंगे ये अंदर नहीं जाएगा, ये पार्ट बाहर जरूर निकला रहेगा। अब हम लोग फिर से एक बार कंपेयर कर लेते हैं। तो ग्रेड वन में क्या होता है कि यानी समझ लीजिए प्राइमरी स्टेज है। इस दौरान क्या होता है कि पता नहीं चल पाता, ये जो मस्सा होता है हिंदी में हम लोग बोले, और ना इसको देखा जा सकता ना इसको महसूस किया जा सकता है। ग्रेड टू में क्या होता है कि जब आप स्टूल करने जाएंगे तो होगा क्या, उस दौरान इसका कुछ पार्ट बाहर निकल आएगा, लेकिन जैसे ही आप फ्री हो जाएंगे तो वैसे ये पार्ट अंदर चला जाएगा। तीसरी कंडीशन में क्या है कि इस कंडीशन में फिंगर के द्वारा उस पार्ट को पेशेंट अंदर कर देता है। और चौथी कंडीशन क्या है कि उसको फिंगर के द्वारा चाहे जितना अंदर करे वो पार्ट इतना बड़ा हो जाता है कि वो अंदर जाता ही नहीं, वो हमेशा बाहर निकला होता है। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? फटाफट मैसेज करके बताए, क्या यहां तक सभी को क्लियर हुआ? तो अब हम बात करते हैं ये मस्सा। तो अभी इसका एलोपैथ का क्या रोल है, आयुर्वेद का क्या रोल है, वो भी हम लोग समझेंगे। अब ये हमारे जो है कुछ सिम्टम्स हैं। सिम्टम वेरी डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ द पाइल, ड्यूरेशन ऑफ द कंप्लेंट एंड जनरल हेल्थ ऑफ द पर्सन। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ पाइल आउटसाइड द ओनस। दिस यूजुअली अकर डिफेकेशन, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग एंड यूजुअल फिजिकल एक्सर्शन। ये जो हमारा पार्ट जो बाहर निकल आया है हमारे एनस के, ये किस दौरान होता है, ये लगातार खड़े होने के कारण, अनयूजुअल फिजिकल एक्सर्शन। जब आदमी क्या करता है ना कि स्टूल को पास करने में ज्यादा जोर लगाता है तो उस दौरान ये
बाहर निकल आएगा, तो ये कुछ सिम्टम है जो पाइल्स के क्रिएट करेगा। ब्लीडिंग फ्रॉम द एनस, दिस कैन अकर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्टूल। यानी जब ब्लीड होगा एनस से, तो होगा क्या, पहले, उस दौरान जब आप स्टूल पास कर रहे होंगे, और आफ्टर स्टूल। दिस विल बी ब्राइट रेड कलर, नॉट यूजुअली मिक्स्ड विद स्टूल, बट ऑफन सीन ऑन द टॉयलेट पेपर। यानी जो ब्लड है वो जब आपके एनस से पास होगा, तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं आपको सिम्टम है। सोरनेस, पेन, इचिंग, एनल रीजन, ब्लीडिंग फ्रॉम द एनस आफ्टर पासिंग स्टूल। यानी स्टूल पास करने के बाद अगर आपको इचिंग हो रही है, पेन हो रहा है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं ये पाइल्स के सिम्टम हैं। पेन्स लाइक बर्निंग, सोरनेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर पासिंग स्टूल, यानी जलन होना, सोरनेस होना ड्यूरिंग एंड आफ्टर पासिंग स्टूल, यानी स्टूल पास करने के दौरान या स्टूल पास करने के बाद। ये अगर जलन हो रही, बार बार पेन उस एरिया पे रह रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको इसको दिखाने की आवश्यकता है। A lump hanging down outside the anus which may need to push back after passing a stool। ये तो हमने ग्रेड 3 में बता ही दिया कि अगर ये आपका जो एनस से लंब अगर हैंगिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको पाइल्स हो चुका है। सेंसेशन ऑफ समथिंग कमिंग डाउन और बल्ज और लंप एट द एनस, यानी अगर आपको सेंसेशन, कुछ ऐसा सेंसेशन हो रहा है कि स्टूल पास करने के बाद कुछ वही आपका मान के स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड अगर आउटसाइड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको पाइल्स के सिम्टम हैं। अब इसको इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जा सकता है, तो एनोस्कोपी के द्वारा। एनोस्कोपी एक समझ ली सीरियस टाइप का होता है, इसको अंदर डाल के इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि पाइल्स है कि नहीं। फ्लेक्सिबल सिग्मोडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सीबीपी कंप्लीट ब्लड टेस्ट ऐसे कुछ करके होता है, जिसके का कंप्लीट ब्लड पिक्चर टेस्ट, सीबीपी, इसके द्वारा हम लोग पता कराते हैं। प्रोक्टोस्कोपी के द्वारा होता है। कोआगुलेशन प्रोफाइल के द्वारा इन्वेस्टिगेट कर लिया जाता है कि पाइल्स है कि नहीं है। मगर अगर बात करें, इसके इतने सिम्टम जो है, बाहरी तौर पे इतने सिम्टम है कि पेशेंट को आसानी से पूछ के, उससे क्वेरी करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि उसको पाइल्स है। अब ये भी पता लगा सकते हैं कि पाइल्स की कौन सी स्टेज है, कि इंटरनल है, कि एक्सटर्नल है, कि ग्रेड 1 में है, कि ग्रेड 2 में है, कि ग्रेड 3 में है, कि ग्रेड 4 में है। अब बात करते हैं कि हम लोग कि इसका देखा जाए एलोपैथ में सर्जरी ही एक ऑप्शन है। अब सर्जरी में क्या करते हैं कि जो मस्सा होता है वहां पर क्या होता है कि इंजेक्शन लगा देते हैं, तो कुछ समय बाद वो मस्सा कट के बाहर निकल जाता है। लेकिन ये इस दौरान होता क्या है कि ये गारंटी नहीं है कि दोबारा ना हो। एक तो सर्जरी का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है और पूरी 100% सक्सेस नहीं है। दूसरा, उस दौरान जब मस्सा कट के ऑटोमेटिक निकलेगा, उस दौरान वो पेशेंट क्या होता है, पेन को बहुत ज्यादा सफर करता है। और होता क्या है कि मस्सा कट के निकलने में कभी कभी ज्यादा समय भी लग जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है। दूसरा, ये जो मस्सा आपने देखा था, जो आपने देखा था सॉफ्ट जो लम्ब था, इसका एक आयुर्वेदिक में क्षार सूत्र के द्वारा भी ऑपरेशन बहुत सारे लोग करते हैं। यानी जो मस्सा उसके जड़ में जाके धागे के द्वारा उसको बांध देते, तो कुछ समय बाद क्या होता है, वो कट के बाहर निकल जाता है। अब बात करते हैं कि कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए। तो पाइल्स इफ नॉट कंट्रोल्ड इन टाइम कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन द लॉन्ग रन। फॉलो द टिप्स बिलो द प्रिवेंटिंग पाइल्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ए हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड हेल्दी फूड हैबिट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपना जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छा कर लें, और आपकी जो खाने खाने की आदत है उसमें सुधार कर लें। इंक्रीज इनटेक ऑफ फ्लूइड, यानी पानी और जूसेस ज्यादा पिएंगे, तो होगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो पाइल्स होने की संभावना नहीं रहेगी। आपके खाने में फाइबर की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, यानी सैलड वगैरह आपको ज्यादा लेना चाहिए, जिसके कारण आपको पाइल से आप बचे रह सकते हैं। एक्सरसाइज रेगुलरली करने से सर्कुलेशन आपकी बॉडी में सही रहेगा, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। सिट इन द वार्म वाटर टब फॉर मिनिमम 10 मिनट्स, यानी अगर आपको लग रहा है इचिंग हो रही, खुजली बहुत सारी हो रही, इरिटेशन हो रहा है, तो आप क्या करिए, आप वार्म वाटर टब में मिनिमम 10 मिनट्स बैठना शुरू कर दीजिए। ईट मोर फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल्स, इसको हम लोग अपना करके पाइल से हम लोग बचे सकते हैं। अब कैसे और भी, अवॉइड प्रोसेस्ड फूड,
जितने भी लोग प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं वो लोग प्रोसेस्ड फूड लेना बंद कर देने, यानी जितना भी बेकरी का आइटम है ये बना कब होता है और हम लोग खाते कब है। कंट्रोल योर वेट, अगर ओवर वेट है तो उस पर कंट्रोल आपको करना होगा। अवॉइड टू मच ऑफ एल्कोहल, जो लोग एल्कोहल की ज्यादा मात्रा लेते हैं वो उसको बंद कर दें। क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग करने वाली स्मोकिंग बंद कर दे। अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग पोस्चर, एक ही जगह पे लगातार बैठे रहना, तो वो उसमें थोड़ा चाल फिर करना शुरू कर दें और अपनी जगह पे ही, अगर मान लीजिए ऑफिस जॉब है तो बैठ के एक्सरसाइज थोड़ा बहुत करना चालू चालू कर दें। ट्राई ट्राई टू कीप इट बैलेंस ऑफ योर मेंटल स्ट्रेस लेवल। डेली फिजिकल एक्टिविटी लाइक मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, योगा आर मस्ट टू प्रैक्टिस, यानी ये सारी चीजें हम लोग अपना करके अगर पाइल्स होने की संभावना है तो उससे हम लोग बच सकते हैं। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? क्या यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए, दो चार लोग को तो क्लियर ही हो गया। तो पाइल्स ये क्या है कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है और ये हेल्थ प्रॉब्लम है। इफ यू मेंटेनिंग ए हेल्दी लाइफ स्टाइल, healthy food habit, no chance of occurring piles. Surgery for piles is not the solution to cure it permanently, but one option to manage the symptom. If there is a heavy bleeding in fourth grade piles where it does not go inside automatically, at the one and third stage of piles, the Ayurvedic treatment can manage the symptom effectively and give a long standing and permanent cure. अगर हम बात करें कि अगर पहले से तीसरे स्टेज में है तो इसको हम लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के द्वारा आसानी से सही कर सकते हैं। मगर अगर बात करें फोर्थ स्टेज में पहुंच गया तो इसको सही होने में वक्त भी लगेगा। फोर्थ स्टेज में मैंने क्या बताया था कि हमारा जो स्टैग्नेंट सा ब्लड है, जिसको हिंदी में हम लोग मस्सा बोलते हैं, तो वो मस्सा क्या होता है कि परमानेंट वो बाहर निकला होता है, जिसके कारण वो अंदर जाता ही नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि लंबा प्रोसेस लगेगा पाइल्स सही होने में। लेकिन पहली और तीसरी स्टेज की है तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के द्वारा हम लोग आसानी से इसको सही कर सकते हैं। तो एक बार फिर से पिक्चर देख लीजिए, तो जितनी भी अभी तक ट्रेनिंग आपने सुनी वो आपकी क्लियर हो जाएगी। ये आप देख रहे होंगे कि अंदर जो हमारे एनस के अंगूर के गुच्छे की तरह होता है, अब उसी अंगूर के गुच्छे में ये जो मस्सा होता है जब इसमें हिट होता है तो उसके अंदर ब्लड भर जाता है। तो ब्लड भरने के कारण क्या होता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है और यही सारा बवाल क्रिएट करता है, पेन क्रिएट करेगा, इचिंग करेगा, कभी कभी जब ज्यादा हिट हो तो ब्लीड निकलेगा। ठीक। अब बात करते हैं कि इसका ब्राइट फ्यूचर के प्यास क्या सोल्यूशन है। तो ऑलरेडी ब्राइट फ्यूचर में पाइल्स के ना जाने कितने पेशेंट सही कर चुके हैं हम लोग। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मिस्टर राधे श्याम शर्मा जी का, जिन्होंने इतने गजब के प्रोडक्ट निकाले हैं और उस प्रोडक्ट की बदौलत आज हम लोग मार्केट में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ना जाने कितने लोगों की बीमारी के अंदर सुधार हो रहा है। और हमारे जो प्रिवेंशन को अपना करके उनको भविष्य में कोई बीमारी ना हो, इसके लिए भी पूरी तरह से हम लोग सचेत कर चुके हैं। क्योंकि ब्राइट फ्यूचर का जो मिशन है कि हम लोग हेल्थ और वेल्थ के मिशन पे काम कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज है कि हम लोग हेल्थ का नॉलेज लेके जूम सेशन के द्वारा, अपने अपलाइन के द्वारा, बुक्स के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा और हमारे सप्लीमेंट के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज लेके हम लोगों को ठीक कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज पाइल्स के बारे में आज बहुत सारे जूम सेशन में ऐसे लोग भी ज्वाइन होंगे जिनको खुद भी पाइल्स था, वो ठीक होके ब्राइट फ्यूचर में काम करना शुरू कर दिए। वो पार्ट हम लोग जानेंगे टेस्टिमोनियल के दौरान। मगर अगर किसी को पाइल्स है और कौन से लेवल का पाइल्स है, अब उस दौरान हमें क्या क्या देना है, तो आगे की स्क्रीन का चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो क्या क्या देना है। तो जैसा कि आज बात करें, हमारे पास पाइल्स के लिए एकदम गजब का आता पाइलॉक्स किट। इस पाइलॉक्स किट के अंदर आपको जो है 50 ग्राम की क्रीम मिल जाती है और 60 कैप्सूल का आपको जो है टैबलेट्स मिल जाते हैं। और साथ में एक पाइलॉक्स किट में आपको पाइलॉक्स सिरप भी देना है। और कैसे इसका प्रयोग कराना है वो आप समझिएगा। हमारी जो टैबलेट है उसको क्या करना, सुबह शाम खाली पेट लेना है गुनगुने पानी से। खाली पेट का इन द सेंस इसको खाने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। और साथ में क्रीम का प्रयोग कब करना है, आपको जो है भाप लेना है। जैसा कि इसमें बताया गया था कि आपको वार्म टब में बैठना है,
उसी प्रकार से टब में नहीं बैठना है। आपको क्या करना है, उस पानी को क्या करना है, बाल्टी में डालना है, गर्म पानी को जिससे भाप निकल रही हो, और उस बाल्टी के ऊपर आपको 5 से 10 मिनट बैठना है। और 5 से 10 मिनट बैठने के बाद जब वो पानी सूख जाएगा तो उस दौरान आपको हमारी 50 ग्राम की क्रीम को पेशेंट को प्रयोग करवाना है। और साथ में जो हम सिरप भी हमें देना है, तो 10 ml मॉर्निंग में देना है, 10 ml इवनिंग में देना। और ये भी होगा एम्प्टी स्टमक। एक हमारा जो है सिरप चलेगा आपको 15 दिन। तो महीने में अगर बात करें तो 2 सिरप और एक पाइल की किट हमें पेशेंट को प्रयोग कराना है। उस दौरान हमें पेशेंट से और चीजें पूछनी है कि आप पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन पाउडर ऐड कर देना है। और कॉन्स्टिपेशन पाउडर रात में लेना है 1 चम्मच गुनगुने पानी से सोने के पहले। और अगर उसका पेट क्लियर हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन पाउडर को हफ्ते में 1 या 2 बार लेना, जब उसको कब्ज बनना शुरू हो जाए। अब सेकंड चीज है कि अगर उसका ब्लड आ रहा, या मान के चलिए उसको काफी ज्यादा जलन हो रही, तो हमें एंटीबायो टैबलेट्स भी देनी है, या एंटीबायो सिरप भी उसको इनटेक कराना है। तो ये क्या करेगा, सारी दवाओं का असर और तेजी से बढ़ा देगा। और साथ में उसको देना गैनोडर्मा टैबलेट। गैनोडर्मा टैबलेट क्या करेगा, अगर मस्सा भी हो चुका है तो उसको भी समय आने पे धीरे धीरे काट के उसको निकाल देगा। और अगर ज्यादा इचिंग हो रही है, ज्यादा ब्लड है, तो उसमें भी गैनोडर्मा ये सहायक बहुत तेजी से ये काम करने पे प्रयोग होता है। तो ये हमारे 4 प्रोडक्ट हैं जो पाइल्स में के पेशेंट को अगर आप दे दिए तो समझ लीजिए उसका पाइल्स ठीक होना शुरू हो जाएगा। और जो उसका स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड है, चाहे वो ग्रेड 1 का हो, चाहे ग्रेड 2 का हो, चाहे ग्रेड 3 का हो, चाहे ग्रेड 4 का हो, उस पर भी आराम लगना शुरू हो जाएगा। अब बात करें इसको कब प्रयोग कराना है, तो मान के चलिए 3 से 6 महीने का समय लगता है, और वो भी पेशेंट की कंडीशन के ऊपर है। तो यहां तक रही दोस्तों पाइल्स की ट्रेनिंग। क्या यहां तक अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग को क्लियर होगा। अब यहां पर एक प्रश्न और आता है, आपने नाम सुना होगा भगंदर का, आपने नाम सुना होगा फिस्टुला का। अच्छा, क्या यहां तक अभी सबको क्लियर है? मैंने ये प्रश्न पूछा तो सब लोगों ने नो नो बोला, यानी इन लोगों को क्लियर नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्लियर है या नहीं क्लियर। क्या यहां तक सभी को समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो हाँ लिख दीजिएगा, अगर नहीं समझ आया तो ना लिख दीजिएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ सबको, हाँ ये चलिए अब समझ में आ रहा है। अब मुझे भी समझ में आ रहा है कि आप लोग को समझ आया है। हाँ, चलिए, मोहम्मद जीसान सिलरी है। चलिए, आपने लिखे। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर भगंदर और फिस्टूला क्या होता है। अब आप समझिएगा, ये सामने जो स्क्रीन में मैंने प्लीज डिस्क्राइब 1 to ग्रेड 3। चलिए बता देता हूं। अब ये जो फिस्टुला एंड फिशर क्या होता है, या भगंदर क्या होता है, तो आप देखेंगे कि ये हमारे एनस के बगल बगल में कई सारे छोटी 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 नसें गई हुई हैं। तो होता क्या, ये जब घाव कई दिनों तक बना होता है तो ये एक और दूसरा रास्ता निकाल लेता है, यानी अंदर ही अंदर एक सुरंग बना देगा। और उस दौरान होगा क्या, जो हमारा मल है उस सुरंग के द्वारा बाहर निकल, तो क्या करेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम वो क्रिएट कर देता है। उस दौरान पेशेंट को क्या देना है, अगर मान के चलिए वहां पर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, एक नई मान के चलिए सुरंग हमारे एनस के द्वार के बगल में क्रिएट हो गई है, तो कहीं ना कहीं वहां पर बहुत सारी डेड सेल्स आ गई हैं। उस दौरान हमें क्या कर देना है कि हमें पेशेंट को स्टेम सेल और साथ में बेरी जूस भी लगा देना है। तो इस दौरान और देखेंगे आप कि 3 से 6 महीने लगेगा। और देखेंगे धीरे 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 धीरे, अगर वो साफ सफाई प्रॉपर रखेगा, साथ में हमारा पाइल्स का भी ट्रीटमेंट ले रहा होगा, तो देखेंगे उसमें बहुत बेहतरी के साथ उसमें रिजल्ट उसको मिल जाएगा। तो यहां तक रही दोस्तों, हम लोगों ने पाइल्स की ट्रेनिंग समझी। अभी एक लोग का मैसेज आया कि ग्रेड 1 ग्रेड 3 डिस्क्राइब कर दीजिए। तो ग्रेड 1 में क्या होता है कि एक छोटा सा पार्ट हमारे अंदर एनस के अंदर आ जाता है, मस्सा यानी मान के चलिए, लेकिन वो पता नहीं चलता क्योंकि उसका कोई फील नहीं है और ना बाहर से देख सकते हैं। ग्रेड 2 में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और उस दौरान क्या होता है कि जब हम स्टूल पास करने जाते हैं तो उसका कुछ पार्ट बाहर निकल आता है, और स्टूल पास करने के बाद कुछ पार्ट अंदर चला
पूरा पार्ट मान के चलिए अंदर चला जाता, ग्रेड 2 में आ गया और थोड़ा बड़ा हो गया। इस दौरान क्या होगा कि हमें वो पार्ट जो स्टूल पास करने के दौरान बाहर आ जाता है, मगर वो खुद अंदर नहीं जाता, हम उंगलियों का इस्तेमाल करके उस पार्ट को अंदर कर देते हैं। और चौथे स्टेज में क्या होता है कि वो परमानेंटली बाहर हो जाता है, जो हमारा स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड है यानी मस्सा है, यानी वो चौथे स्टेज में आ गया। उसको आप उंगली से अंदर भी करेंगे तो अंदर नहीं जाएगा। अब हम बढ़ते टेस्ट